फिर कैसे होगा बताइए? उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस दीजिए सेस को, स्टेट्स को आप सेस नहीं देते। आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है, स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? स्टेट्स को ये रेज करना चाहिए। नहीं ना, देखिए अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजेबल पूल रख रहे हैं, एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्सेस, तो स्टेट्स को लेके ही ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? So the central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rationally? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर, आपने कुरियर की बात की है, कई सारे ऐसे कमोडिटीज है जैसे बेसिक ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है कि किसी कोई और चीज पर इसको उतारना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे? फिर आप मिसाल दे रहा हूं आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीजें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। वो ओवरऑल कहा जा रहा है कि जो मौजूदा अच्छा मोटरसाइकिल है, आपके ने मोटरसाइकिल है, वो सिन गुड्स कैसा हो गया? 350 सीसी के ऊपर। अरे भाई, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे को नहीं दे रहा होगा तुमको, तुम गाड़ी में फिरते भाई, 350 सीसी के ऊपर वो सिन गुड कैसा हो गया बताइए? ओवरऑल क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है? सबसे बड़ी बात नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी, स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक स्टेट को 8 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। जो मौजूदा आर्थिक हालात में देश के, खास तौर से टैरिफ लगाने के बाद लॉजिक ये दिया जा रहा है इस रिफॉर्म को लेके कि जो उससे हालत खराब होती जा रही है उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। कैसे राहत मिलेंगी? मैं आप जब भिजा रहा हूँ बना के एक्सपोर्ट करूंगा, मैं 65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसके क्या कर रहे हैं आप लोग? So some Congress leaders have pointed out that this rate rationalization coming now, more than an economic reforms, it's a political move ahead of elections. Do you think? So I don't see that is for them to answer. तो कई रीजनल पार्टीज का यही डिमांड था, जो भी करते हैं। कौन कह रहा है तेलंगाना की सियासत करते हैं हम? यानी आप क्यों लिमिट कर रहे हैं हमको? नहीं, तेलंगाना कर तो यहाँ क्यों आते फिर हमारे पास? नहीं, तो क्योंकि तेलंगाना की सियासत पे आपका एक मतलब आपका असर पड़ता है, हर जगह असर पड़ता है। सूबे की सियासत में एक चीज उभर के आई है, एक राजनीतिक परिवार में जिसके आप करीबी भी रहे हैं, सपोर्टर भी रहे हैं, जो MLC चुनता है केसीआर की बेटी, उन्होंने एक तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया है और उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया है। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं केसीआर की इज्जत करता हूँ। TRS पार्टी बगैर केसीआर कुछ भी नहीं है। सर, इंडिया, चाइना, चीन और रूस की जो अभी जिस तरीके से रिलेशन बढ़ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं टैरिफ। एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहां पर? क्या बदले? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहां पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ,
वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा, ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही। आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है। सरकार, हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए सरकार को। सर, हैदराबाद में दो तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ गणेश चतुर्थी, दूसरी तरफ मिलादुन नबी है, तो उसको लेकर डेट बढ़ाई गई है। आपका भी पब्लिक मीटिंग हो तो उसको भी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये आइंदा साल से नहीं होगा, क्योंकि जब काफी 10-11 दिन का उसमें फासला आएगा, क्योंकि हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर एक फैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फैसला लिया गया है। पिछले साल भी लिया गया था और इस साल भी लिया गया है, और आइंदा साल से हमको ये मालूम हुआ है कि 10-11 दिन का फासला रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्योहार को, और ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे। अरे हमको एक बात बताइए, जम्मू में क्यों नहीं मना, कश्मीर में क्यों नहीं मनाते आप लोग? कश्मीर का जो जितने राजा थे वो पूरे तो गोरों के नीचे थे, अंग्रेजों के नीचे थे। आपका मुख्यमंत्री जो एक ट्रंकेटेड सीएम है JNK का, उसको अपनी दीवार कूद के जाना पड़ा मार्टियर्स डे मनाने के लिए। जो लोग मर गए थे उस राजा के खिलाफ निकलकर, और वो राजा जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, आप वहां पर कश्मीर में मानने नहीं दिए, पूरों को आप बंद कर दिए। ये हिपोक्रेसी क्यों है? और फिर आप क्यों नहीं मानते मौलाना अलाउद्दीन को, जो मक्का मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ निकलकर, तुर्रेबाज खां को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप बात करिए ना उनकी, आप उसको हिंदू मुस्लिम कर देते। यही तो इनकी हिपोक्रेसी है बीजेपी की यहाँ पर। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टैरिफ्स की जहां बात आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस, चाइना और भारत एक साथ दिख रहे हैं, जबकि नहीं, देखिए एक बात हमको बताइए, ठीक है हम ऑयल खरीद रहे रशिया से, पर कम क्यों नहीं हो रहा भाई कीमत उसकी? वो क्यों नहीं हो रहा कम? वो तो बताओ। ठीक है, हमारा सॉवरेन डिसीजन है, हम खरीदे, कोई हमको बोल नहीं सकता हम कहां से खरीदे ना खरीदे, मगर पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा? फिर खाली बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो गया, कंपनीज को फायदा हो गया। जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि भारत की दोस्ती जो रूस के साथ हो रही है उसी की वजह से यूक्रेन का युद्ध चालू है और तेल के साथ। अरे देखिए, ये ट्रम्प को हम बोलना चाह रहे, तुम में अगर इतनी हिम्मत है ना तो वो बंद कराओ जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में। बकवास बंद करना बंद करो तुम। मैं 6 जंग बंद कराया, अरे जो दुनिया, सारी दुनिया देख रही है अपने घरों में बैठकर, जो जेनोसाइड फलस्तीनियों का हो रहा है, रुकाओ ना उसको। हिंद रजब एक बच्ची है, मालूम आपको, उसकी गाड़ी के ऊपर 300 गोलियां चला इजरायली फौज, 300 राउंड्स। बोलो उसके ऊपर ट्रम्प क्यों नहीं बोलते? उसके ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, सारी दुनिया के घर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जेनोसाइड, उस पर नहीं बोलते मैं ये बंद करा, मैं वो करा। रहे क्या तुम क्या एम्परर हो? दुनिया की तुम्हारी बात को क्यों सुनेंगे? तुम एक लिमिटेड टाइम के लिए 3 साल के तुम प्रेसिडेंट, उसका तुम चले जाएंगे। बंद कराओ गाजा की जेनोसाइड को। नहीं बंद कराएंगे क्योंकि पूरे ज़ायनिस्ट को तुम सपोर्ट कर रहे हो।
So you had previously cited India's obligations under Genocide Convention that they should support Gaza. What do you expect from? No, the minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes. These Zionist supporters say, no, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day their houses are being removed, demolished over there. Why can't the Modi government, if they really stand with Global South, they should condemn this genocide being perpetrated by this fellow called Benjamin Netanyahu, who's a threat to the world peace. You think on the famine side also the government can do? It is a man-made famine in Gaza. People who go to collect food have been shot dead. And the whole world is seeing, everyone is seeing, but no one has the courage to put an end to this genocide. Me and you have not seen the Holocaust done by Hitler to Jews. But right now we are seeing, which is being live telecasted in our homes, whether through TV channels, through our phones, through various social media websites. But no one is stopping the genocide. What good is this verbal support? No, we are for two states. Where will that state will be when people are being uprooted and killed? When plans are being made by this Trump's son-in-law that he wants to construct a Riviera in Gaza? Who the hell is he? I demand from my government that you must condemn this genocide. You must put an end to this genocide and say in clear-cut terms, we are not beholden to the Israeli government. Even if we are purchasing any equipment or arms, we are paying them money. They're not doing any charity to us. India has always stood on the right side of history. If Narendra Modi keeps quiet, then history will not remember him. And all these world leaders who are just mum on it, who are silent on this genocide. भारत पर आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान को लेकर हो या फिर युद्ध यूक्रेन को लेकर हो, डिप्लोमेसी और अब तक जिस तरह से भारत रहा है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि युद्ध हमारे लिए कभी बिल्कुल हम देखिए, हम अपने आप को कभी भी इस बात को मंजूर नहीं करेंगे कि हमको पाकिस्तान के साथ हाइफनेट कर दिया जाए। और ट्रम्प बराबर बोले जा रहे हैं। वो तो मोदी को नहीं वो बोले, शुक्रिया भी नहीं अदा किया, मैंने तो रुकवा दिया। मैं तो किसने किया था आपकी बात? ट्रम्प सरकार, मैं किया था। आप लोग पूछते नहीं है ना मीडिया में, आप लोग इतना क्यों डरते? किसने किया था? हाथ पकड़ के दो आशिक चल रहे हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में, वाह मेरा महबूब आया है ट्रम्प, किसने किया था? अमेरिका जाकर। अब पूछिए ना क्या हो रहा है। फरवरी 2025 में जाकर आप मिले, बात किए थे। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मोदी की मौजूदगी में, हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक विदेशी देश का सदर कह रहा है कि ये हमसे हथियार खरीदेंगे, हमसे ये खरीदेंगे, जब ही हमको रोकना था। आप उठाकर मेरी स्पीच देखो आप, अगर हम 2017-18 में ईरान का ऑयल लेना बंद नहीं करते तो आज ये स्थिति नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि मत खरीदिए, हम नहीं खरीदे। अगर हम उसी वक्त बोलते कि तुम कौन होते, हम ऑयल खरीदेंगे, जैसा आज आप कह रहे हैं कि हम ऑयल खरीदेंगे, और उस वक्त आप बोल देते कि हमारे देश के लिए ईरान का ऑयल चीप ऑयल था उस वक्त, वो तो रुपीस में हमसे पैसे लेने तैयार थे, हमने बंद किया, गलत किया हमने। इतने साल वेरियस गवर्नमेंट्स ने यूएसए की रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, आज क्या हो रहा है? सब खत्म हो गया। फिर वही जवाब, वक्त पे सही जवाब देंगे। चलिए, को कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10,000 करोड़ कम हो जाएंगे, तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा? इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि
यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जो आउटसाइड डिविजिबल पूल बोलते हैं, वो सेस एंड सरचार्जेस हैं, जो दोनों मिलाकर 5,23,000 करोड़ फाइनेंशियल 24-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजिबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा। और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है, टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14,35,00,000 करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से। कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10,80,00,000 करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज्यादा स्टीपली क्लाइंब हुआ है। अब आप गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को, फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, and after paying income tax, Indians still face GST on goods and services, even essentials. अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को, फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म, अ कार परचेज incurred 28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका मानी है कि buyers effectively paid nearly half the car's price as tax. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप everyday groceries, medicines, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी अपना एक्सपर्ट से बात की है, उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा, तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा? वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए? एसेंशियल सर्विसेज है। और दूसरा, एजुकेशन को आपने कम किया, मगर ये बताइए जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाती, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीजें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और खासतौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए? उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है, स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे? फिर
So the मानना है कि government, स्टेट को ये रेज करना चाहिए था। नहीं ना, देखिए अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजिबल पुल रख रहे हैं, एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके ही ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? so the central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rational? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर आपने कोरियर की बात की है, कई सारे ऐसे कमोडिटीज है जैसे बेसिक नीड ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है कि किसी कोई और चीज पर इसको उतारना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे? फिर आप, मिसाल दे रहा हूं आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीजें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। अब वो ओवरऑल कहा जा रहा है कि जो मौजूदा जो अच्छा, मोटरसाइकिल है, आपका नहीं मोटरसाइकिल है, वो सिन गुड्स कैसा हो गया भाई 350 सीसी के ऊपर? अरे भाई, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे को नहीं दे रहा होगा, तुमको, तुम गाड़ी में फिरते भाई, 350 सीसी के ऊपर है, वो सिन गुड कैसा हो गया बताइए? ओवरऑल क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है आपकी तरफ? सबसे बड़ी बात नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक स्टेट को 8 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। जो मौजूदा आर्थिक हालात हैं देश के, खास तौर से टैरिफ लगाने के बाद लॉजिक ये दिया जा रहा है इस रिफॉर्म्स को लेके कि जो उससे हालत खराब होती जा रही थी उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। कैसे राहत मिलेंगी? मैं आप जब बिजा रहा हूं बना के एक्सपोर्ट करूंगा, मैं 65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसके क्या कर रहे हैं आप लोग? So some Congress leaders have pointed out that this rate rationalization coming now, more than an economic reforms, it's a political move ahead of elections. Do you think? So I don't see that is for them to answer. You तो कई रीजनल पार्टीज का यही डिमांड था, जो भी करते हैं आपके सामने कौन कह रहा है तेलंगाना की सियासत करते हैं हम? यानी आप क्यों लिमिट कर रहे हैं हमको? नहीं, तेलंगाना कर, तो यहाँ क्यों आते फिर हमारे पास? नहीं, तो क्योंकि तेलंगाना की सियासत पे आपका एक मतलब आपका असर पड़ता है, हर जगह असर पड़ता है। सूबे की सियासत में एक चीज उभर के आई है, राजनीतिक परिवार में जिसके आप करीबी भी रहे हैं, सपोर्टर भी रहे हैं, जो MLC कविता है केसीआर की बेटी, उन्होंने एक तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया है और उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया है। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं केसीआर की इज्जत करता हूँ। TRS पार्टी बगैर केसीआर कुछ भी नहीं है। सर, इंडिया चाइना रशिया रिलेशंस, इंडिया चाइना, चीन और रूस की जो अभी जिस तरीके से रिलेशन बढ़ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं टैरिफ। एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहां पर? क्या बदले? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहां पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा? ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही? आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? सरकार, हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए सरकार को।
सर हैदराबाद में दो तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ गणेश चतुर्थी, दूसरी तरफ मिलादुन नबी है, तो उसको लेकर डेट बढ़ाई गई है। आपका भी पब्लिक मीटिंग हो तो उसको भी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये आइंदा साल से नहीं होगा, क्योंकि जब काफी 10-11 दिन का उसमें फासला आएगा, क्योंकि हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर ये फैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फैसला लिया गया है। पिछले साल भी लिया गया था और इस साल भी लिया गया है, और आइंदा साल से हमको ये मालूम हुआ है कि 10-11 दिन का फासला रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्यौहार को, और ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ उसको हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे। नहीं, हमको एक बात बताइए, जम्मू में क्यों नहीं मना, कश्मीर में क्यों नहीं मनाते आप लोग? कश्मीर का जो जितने राजा थे वो पूरे तो गोरों के नीचे थे, अंग्रेजों के नीचे थे। आपका मुख्यमंत्री जो एक ट्रंकेटेड सीएम है JNK का, उसको अपनी दीवार कूद के जाना पड़ा मार्टियर्स डे मनाने के लिए। जो लोग मर गए थे उस राजा के खिलाफ निकलकर, और वो राजा जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, आप वहां पर कश्मीर में मनाने नहीं दिए, पूरों को आप बंद कर दिए। ये हिपोक्रेसी क्यों है? और फिर आप क्यों नहीं मानते मौलाना अलाउद्दीन को, जो मक्का मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ निकलकर, तुर्रेबाज खां को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप बात करिए ना उनकी, आप उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देते। यही तो इनकी हिपोक्रेसी है बीजेपी की यहाँ पर। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टैरिफ्स की जहाँ बात आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस, चाइना, भारत एक साथ दिख रहे हैं, जबकि नहीं, देखिए एक बात हमको बताइए, ठीक है हम ऑयल खरीद रहे रशिया से, पर कम क्यों नहीं हो रहा भाई कीमत उसकी? वो क्यों नहीं हो रहा कम? वो तो बताओ। ठीक है, हमारा सॉवरेन डिसीजन है, हम खरीदे, कोई हमको बोल नहीं सकता हम कहां से खरीदे ना खरीदे, मगर पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा? फिर खाली बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो गया, कंपनीज को फायदा हो गया। जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि भारत की दोस्ती जो रूस के साथ हो रही है उसी की वजह से यूक्रेन का युद्ध चालू है और तेल के साथ। अरे देखिए, ये ट्रम्प को हम बोलना चाह रहे, तुम में अगर इतनी हिम्मत है ना तो वो बंद कराओ जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में। बकवास बंद करना बंद करो तुम। मैं 6 जंग बंद कराया, चले जो दुनिया, सारी दुनिया देख रही है अपने घरों में बैठकर, जो जेनोसाइड फलस्तीनियों का हो रहा है, रुकाओ ना उसको। हिंद रजब एक बच्ची है, मालूम आपको, उसकी गाड़ी के ऊपर 300 गोलियां चला इजरायली फौज, 300 राउंड्स। बोलो उसके ऊपर ट्रम्प क्यों नहीं बोलते? उसके ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, सारी दुनिया के घर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जेनोसाइड, उस पर नहीं बोलते मैं ये बंद करा, मैं वो करा। रहे क्या तुम क्या एम्परर हो? दुनिया की तुम्हारी बात को क्यों सुनेंगे? तुम एक लिमिटेड टाइम के लिए 3 साल के तुम प्रेसिडेंट, उसका तुम चले जाएंगे। बंद कराओ गाजा की जेनोसाइड को। नहीं बंद कराएंगे क्योंकि पूरे ज़ायनिस्ट को तुम सपोर्ट कर रहे हो। Sir, you had previously cited India's obligations under Genocide Convention that they should support Gaza. What do you expect from? No, the minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes.
These Zionist supporters say, no, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day their houses are being removed, demolished over there. Why can't the Modi government, if they really stand with Global South, they should condemn this genocide being perpetrated by this fellow called Benjamin Netanyahu, who's a threat to the world peace. Do you think on the famine side also the government can do? It is a man-made famine in Gaza. People who go to collect food have been shot dead. And the whole world is seeing, everyone is seeing, but no one has the courage to put an end to this genocide. Me and you have not seen the Holocaust done by Hitler to Jews. But right now we are seeing, which is being live telecasted in our homes, whether through TV channels, through our phones, through various social media websites. But no one is stopping the genocide. What good is this verbal support? No, we are for two states. Where will what that state will be when people are being uprooted and killed? When plans are being made by this Trump's son-in-law that he wants to construct a Riviera in Gaza? Who the hell is he? I demand from my government that you must condemn this genocide. You must put an end to this genocide and say in clear-cut terms, we are not beholden to the Israeli government. Even if we are purchasing any equipment or arms, we are paying them money. They're not doing any charity to us. India has always stood on the right side of history. If Narendra Modi keeps quiet, then history will not remember him. And all these world leaders who are just mum on it, who are silent on this genocide. जैसे भारत पर आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान को लेकर हो या फिर युद्ध यूक्रेन को लेकर हो, डिप्लोमेसी और अब तक जिस तरह से भारत रहा है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि युद्ध हमारे लिए कभी बिल्कुल हम देखिए, हम अपने आप को कभी भी इस बात को मंजूर नहीं करेंगे कि हमको पाकिस्तान के साथ हाइफनेट कर दिया जाए। और ट्रम्प बराबर बोले जा रहे हैं। वो तो मोदी को नहीं वो बोले, शुक्रिया भी नहीं अदा किया, पहले तो रुकवा दिया। मैं तो किसने किया था आपकी बार ट्रम्प सरकार? मैं किया था। आप लोग पूछते नहीं है ना मीडिया में, आप लोग इतना क्यों डरते? किसने किया था? हाथ पकड़ के दो आशिक चल रहे हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में, बहाओ मेरा महबूब आया है ट्रम्प। किसने किया था? अमेरिका जाकर। अब पूछिए ना क्या हो रहा है। फरवरी 2025 में जाकर आप मिले, बात किए थे। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मोदी की मौजूदगी में, हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक विदेशी देश का सदर कह रहा है कि ये हमसे हथियार खरीदेंगे, हमसे ये खरीदेंगे, जब ही हमको रोकना था। आप उठाकर मेरी स्पीच देखो आप, अगर हम 2017-18 में ईरान का ऑयल लेना बंद नहीं करते तो आज ये स्थिति नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि मत खरीदिए, हम नहीं खरीदे। अगर हम उसी वक्त बोलते कि तुम कौन होते, हम ऑयल खरीदेंगे, जैसे आज आप कह रहे हैं कि हम ऑयल खरीदेंगे, और उस वक्त आप बोल देते कि हमारे देश के लिए ईरान का ऑयल चीप ऑयल था उस वक्त, वो तो रुपीज में हमसे पैसे लेने तैयार थे। हमने बंद किया, गलत किया हमने। इतने साल एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहां पर? क्या बदले? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहां पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा? ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बताइए? आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए सरकार को।
सर हैदराबाद में दो तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ गणेश चतुर्थी, दूसरी तरफ मिलादुन नबी है, तो उसको लेकर डेट बढ़ाई गई है। आपका भी पब्लिक मीटिंग हो तो उसको भी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये आइंदा साल से नहीं होगा, क्योंकि जब काफी 10-11 दिन का उसमें फासला आएगा, क्योंकि हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर ये फैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फैसला लिया गया है। पिछले साल भी लिया गया था और इस साल भी लिया गया है, और आइंदा साल से हमको ये मालूम हुआ है कि 10-11 दिन का फासला रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्यौहार को, और ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ उसको हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे। नहीं, हमको एक बात बताइए, जम्मू में क्यों नहीं मनाया, कश्मीर में क्यों नहीं मनाते आप लोग? कश्मीर का जो जितने राजा थे वो पूरे तो गोरों के नीचे थे, अंग्रेजों के नीचे थे। आपका मुख्यमंत्री जो एक ट्रंकेटेड सीएम है JNK का, उसको अपनी दीवार कूद के जाना पड़ा मार्टियर्स डे मनाने के लिए। जो लोग मर गए थे उस राजा के खिलाफ निकलकर, और वो राजा जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, आप वहां पर कश्मीर में मानने नहीं दिए, पूरों को आप बंद कर दिए। ये हिपोक्रेसी क्यों है? और फिर आप क्यों नहीं मानते मौलाना अलाउद्दीन को, जो मक्का मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ निकलकर, तुर्रेबाज खां को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप बात करिए ना उनकी, आप उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देते। यही तो इनकी हिपोक्रेसी है बीजेपी की यहाँ पर। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टैरिफ्स की जहाँ बात आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस, चाइना, भारत एक साथ दिख रहे हैं, जबकि नहीं, देखिए एक बात हमको बताइए, ठीक है हम ऑयल खरीद रहे रशिया से, और कम क्यों नहीं हो रहा भाई कीमत उसकी? वो क्यों नहीं हो रहा कम? वो तो बताओ। ठीक है, हमारा सॉवरेन डिसीजन है, हम खरीदे, कोई हमको बोल नहीं सकता हम कहां से खरीदे ना खरीदे, मगर पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा? फिर खाली बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो गया, कंपनीज को फायदा हो गया। जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि भारत की दोस्ती जो रूस के साथ हो रही है उसी की वजह से यूक्रेन का युद्ध चालू है और तेल के साथ। अरे देखिए, ये ट्रम्प को हम बोलना चाह रहे, तुम में अगर इतनी हिम्मत है ना तो वो बंद कराओ जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में। बकवास बंद करना बंद करो तुम। मैं 6 जंग बंद कराया, अरे जो दुनिया, सारी दुनिया देख रही है अपने घरों में बैठकर, जो जेनोसाइड फलस्तीनियों का हो रहा है, रुकाओ ना उसको। हिंद रजब एक बच्ची है, मालूम आपको, उसकी गाड़ी के ऊपर 300 गोलियां चलाई इजरायली फौज, 300 राउंड्स। बोलो उसके ऊपर ट्रम्प क्यों नहीं बोलते? उसके ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, सारी दुनिया के घर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जेनोसाइड, उस पर नहीं बोलते मैं ये बंद करा, मैं वो करा। अरे क्या तुम क्या एम्परर हो? दुनिया की तुम्हारी बात को क्यों सुनेंगे? तुम एक लिमिटेड टाइम के लिए 3 साल के तुम प्रेसिडेंट, उसका तुम चले जाएंगे। बंद कराओ गाजा की जेनोसाइड को। नहीं बंद कराएंगे क्योंकि पूरे ज़ायनिस्ट को तुम सपोर्ट कर रहे हो। Sir, you had previously cited India's obligations under Genocide Convention that they should support Gaza. What do you expect from? No, the minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes.
These Zionist supporters, you know, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day, their houses have been removed, demolished over there. Why can't the Modi government, if they really stand with Global South, they should condemn this genocide being perpetrated by this fellow called Benjamin Netanyahu, who's a threat to the world peace. Do you think on the famine side also the government can do? It is a man-made famine in Gaza. People who go to collect food have been shot dead. And the whole world is seeing, everyone is seeing, but no one has the courage to put an end to this genocide. Me and you have not seen the Holocaust done by Hitler to Jews. But right now we are seeing, which is being live telecasted in our homes, whether through TV channels, through our phones, through various social media websites. But no one is stopping the genocide. What good is this verbal support? No, we are for two states. Where will that state will be when people are being uprooted and killed? When plans are being made by this Trump's son-in-law that he wants to construct a Riviera in Gaza? Who the hell is he? I demand from my government that you must condemn this genocide. You must put an end to this genocide and say in clear-cut terms, we are not beholden to the Israeli government. Even if we are purchasing any equipment or arms, we are paying them money. They're not doing any charity to us. India has always stood on the right side of history. If Narendra Modi keeps quiet, then history will not remember him. And all these world leaders who are just mum on it, who are silent on this genocide. जैसे भारत पर आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान को लेकर हो या फिर युद्ध यूक्रेन को लेकर हो, डिप्लोमेसी और अब तक जिस तरह से भारत रहा है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि युद्ध हमारे लिए कभी बिल्कुल हम देखिए, हम अपने आप को कभी भी इस बात को मंजूर नहीं करेंगे कि हमको पाकिस्तान के साथ हाइफनेट कर दिया जाए। और ट्रम्प बराबर बोले जा रहे हैं। वो तो मोदी को नहीं वो बोले, शुक्रिया भी नहीं अदा किया, मैंने तो रुकवा दिया। हाँ तो किसने किया था आपकी बात? ट्रम्प सरकार। मैं किया था। आप लोग पूछते नहीं है ना मीडिया में, आप लोग इतना क्यों डरते हैं? किसने किया था? हाथ पकड़ के दो आशिक चल रहे हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में, बहाओ मेरा महबूब आया है ट्रम्प, किसने किया था? अमेरिका जाकर। अब पूछिए ना क्या हो रहा है। फरवरी 2025 में जाकर आप मिले, बात किए थे। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मोदी की मौजूदगी में, हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक विदेशी देश का सदर कह रहा है कि ये हमसे हथियार खरीदेंगे, हमसे ये खरीदेंगे, जब ही हमको रोकना था। आप उठाकर मेरी स्पीच देखो आप, अगर हम 2017-18 में ईरान का ऑयल लेना बंद नहीं करते तो आज ये स्थिति नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि मत खरीदिए, हम नहीं खरीदे। अगर हम उसी वक्त बोलते कि तुम कौन होते, हम ऑयल खरीदेंगे, जैसे आज आप कह रहे हैं कि हम ऑयल खरीदेंगे, और उस वक्त आप बोल देते कि हमारे देश के लिए ईरान का ऑयल चीप ऑयल था उस वक्त, वो तो रुपीज में हमसे पैसे लेने तैयार थे। हमने बंद किया, गलत किया हमने। इतने साल वेरियस गवर्नमेंट्स ने यूएसए की रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, आज क्या हो रहा है? सब खत्म हो गया। फिर वही जवाब, वक्त पे सही जवाब देंगे। चलिए, को कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10,000 करोड़ कम हो जाएंगे, तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा? इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जो आउटसाइड डिविजिबल पूल बोलते हैं, वो सेस एंड सरचार्जेस हैं, जो दोनों मिलाकर 5,23,000 करोड़ फाइनेंशियल 24-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस,
वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजिबल पूल से बाहर है, स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को जिस टोटल रेवेन्यू हुआ है, अब आप रेस्ट गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, and after paying income tax, Indians still face GST on goods and services, even essentials. अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को, फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज incurred 28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका माने है कि buyers effectively paid nearly half the car's price as tax. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप everyday groceries, medicine, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी अपना एक्सपर्ट से बात की है, उनका बोलना ये है, अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए? एसेंशियल सर्विसेज हैं, और दूसरा एजुकेशन को आपने कम किया। मगर ये बताइए, जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाती है, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीजें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और खासतौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए? उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है, स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? स्टेट्स को ये रेज करना चाहिए। नहीं ना, देखिए अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसको आप आउटसाइड डिवाइजिबल पूल रख रहे हैं, एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके ही ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? So the central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rationally? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर, आपने कोरियर की बात की है, कई सारे ऐसे कमोडिटीज हैं जैसे बेसिक नीड ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई और चीज पर उतारना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे? फिर आप मिसाल दे रहा हूं आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीजें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था
अब देखते हैं क्या होगा। अब वो ओवरऑल कहा जा रहा है कि जो मौजूदा जो हालिया अच्छा मोटरसाइकिल है, आपका नहीं मोटरसाइकिल है, वो सिन गुड्स कैसा हो गया भाई 350 सीसी के ऊपर? मेरा उससे अरे भाई तुम्हारा कंपनी तुम्हारे को नहीं दे रहा होगा तुमको, तुम गाड़ी में फिरते भाई 350 सीसी के ऊपर है, वो सिन गुड कैसा हो गया बताइए? सर ओवरऑल क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है? सबसे बड़ी बात नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक स्टेट को 8 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनकम जो मिलने वाले हैं। जो मौजूदा आर्थिक हालात हैं देश के, खास तौर से टैरिफ लगाने के बाद लॉजिक ये दिया जा रहा है इस रिफॉर्म को लेके कि जो उससे हालत खराब होती जा रही थी उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। कैसे राहत मिलेंगी? मैं आप जब भिजा रहा हूँ बना के एक्सपोर्ट करूंगा मैं 65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसके क्या कर रहे हैं आप लोग? So some Congress leaders have pointed out that this rate rationalization coming now, more than an economic reforms, it's a political move ahead of elections. Do you think? So I don't see that is for them to answer. तो कई रीजनल पार्टीज का यही डिमांड था, जो भी है करते हैं आपके सामने कौन कह रहा है तेलंगाना की सियासत करते हैं हम? यानी आप क्यों लिमिट कर रहे हैं हमको? नहीं तेलंगाना कर तो यहाँ क्यों आते फिर हमारे पास? नहीं तो क्योंकि तेलंगाना की सियासत पे आपका एक मतलब आपका असर पड़ता है, हर जगह असर पड़ता सूबे की है। सियासत में एक चीज उभर के आई है, राजनीतिक परिवार में जिसके आप करीबी भी रहे हैं, सपोर्टर भी रहे हैं, जो एमएलसी चुनिता है केसीआर की बेटी, उन्होंने एक तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया है और उसके बाद उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं केसीआर की इज्जत करता हूँ। टीआरएस पार्टी बगैर केसीआर कुछ भी नहीं है। सर इंडिया चाइना रशिया रिलेशन, इंडिया चाइना चीन और रूस की जो अभी जिस तरीके से रिलेशन बढ़ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं टैरिफ। एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहां पर? क्या बदले? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहां पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा? ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही? आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? सरकार, हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए सरकार को। सर हैदराबाद में दो तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ गणेश चतुर्थी, दूसरी तरफ मिलादुन नबी है, तो उसको लेकर डेट बढ़ाई गई है। आपका भी पब्लिक मीटिंग हो तो उसको भी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये आइंदा साल से नहीं होगा, क्योंकि जब काफी 10-11 दिन का उसमें फासला आएगा, क्योंकि हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर एक फैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फैसला लिया गया है। पिछले साल भी लिया गया था और इस साल भी लिया गया है, और आइंदा साल से हमको ये मालूम हुआ है कि 10-11 दिन का फासला रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्यौहार को, और ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे।
सर जैसे डिप्लोमेटिक 17 तारीख को लिबरेशन डे अरे हमको एक बात बताइए, जम्मू में क्यों नहीं मना, आज कश्मीर में क्यों नहीं मनाते आप लोग? कश्मीर का जो जितने राजा थे वो पूरे तो गोरों के नीचे थे, अंग्रेजों के नीचे थे। आपका मुख्यमंत्री जो एक ट्रंकेटेड सीएम है JNK का, उसको अपनी दीवार कूद के जाना पड़ा मार्टियर्स डे मनाने के लिए। जो लोग मर गए थे उस राजा के खिलाफ निकलकर, और वो राजा जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, आप वहां पर कश्मीर में मनाने नहीं दिए, पूरों को आप बंद कर दिए। ये हिपोक्रेसी क्यों है? और फिर आप क्यों नहीं मानते मौलाना अलाउद्दीन को, जो मक्का मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ निकलकर तुर्रेबाज खां को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप बात करें ना उनकी, आप उसको हिंदू मुस्लिम कर देते। यही तो इनकी हिपोक्रेसी है बीजेपी की यहाँ पर। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टैरिफ्स की जहां बात आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस, चाइना, भारत एक साथ दिख रहे हैं, जबकि नहीं, देखिए एक बात हमको बताइए, ठीक है हम ऑयल खरीद रहे रशिया से, पर कम क्यों नहीं हो रहा भाई कीमत उसकी? वो क्यों नहीं हो रहा कम? वो तो बताओ। ठीक है हमारा सॉवरेन डिसीजन है, हम खरीदे, कोई हमको बोल नहीं सकता हम कहां से खरीदे ना खरीदे, मगर पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा? फिर खाली बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो गया, कंपनीज को फायदा हो गया। जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि भारत की दोस्ती जो रूस के साथ हो रही है उसी की वजह से यूक्रेन का युद्ध, उसको हिंद रजब एक बच्ची है मालूम आपको, उसकी गाड़ी के ऊपर 300 गोलियां चलाई इजरायली फौज, 300 राउंड्स। बोलो उसके ऊपर ट्रंप क्यों नहीं बोलते? उसके ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, सारी दुनिया के घर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जेनोसाइड, उस पर नहीं बोलते मैं ये बंद करा, मैं वो करा। अरे क्या तुम क्या एम्परर हो? दुनिया की तुम्हारी बात को क्यों सुनेंगे? तुम एक लिमिटेड टाइम के लिए 3 साल के तुम प्रेसिडेंट उसका, तुम चले जाएंगे। बंद कराओ गाजा की जेनोसाइड को, नहीं बंद कराएंगे क्योंकि पूरे ज़ायनिस्ट को तुम सपोर्ट कर रहे हो। Sir, you had previously cited India's obligations under Genocide Convention that they should support Gaza. What do you expect from? No, the minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes. These Zionist supporters say, no, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day their houses are being removed, demolished over there. Why can't the Modi government, if they really stand with Global South, they should condemn this genocide being perpetrated by this fellow called Benjamin Netanyahu, who's a threat to the world peace. You think on the famine side also the government can do? It is a man-made famine in Gaza. People who go to collect food have been shot dead. And the whole world is seeing, everyone is seeing, but no one has the courage to put an end to this genocide. Me and you have not seen the Holocaust done by Hitler to Jews. But right now we are seeing, which is being live telecasted in our homes, whether through TV channels, through our phones, through various social media websites. But no one is stopping the genocide. What good is this verbal support? No, we are for 2 states. Where will that state will be when people are being uprooted and killed? When plans are being made by this Trump's son-in-law that he wants to construct a Riviera in Gaza? Who the hell is he? I demand from my government that you must condemn this genocide. You must put an end to this genocide and say in clear-cut terms, we are not beholden to the Israeli government. Even if we are purchasing any equipment or arms, we are paying them money. They're not doing any charity to us.
India has always stood on the right side of history. If Narendra Modi keeps quiet, then history will not remember him. And all these world leaders who are just mum on it, who are silent on this genocide. तो जिससे भारत पर आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान को लेकर हो या फिर युद्ध यूक्रेन को लेकर हो, डिप्लोमेसी